अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपसे आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने लगा हूँ। आज हम इनकी चैप्टर नंबर 8 की जो शॉर्ट डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 डिटेल से मैंने करवाया हुआ है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व मिलेगा, हर क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो मिलेगी। BRS का चैप्टर वैसे भी पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो आप लाजमी तैयार करें और साथ इसकी डेफिनेशन जो है वो आज मैं पढ़ाने लगा हूँ, तो इसको भी ज़रा देख लें। मेरे पास पेज नंबर 533 है, चैप्टर नंबर 8 की डेफिनेशंस मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। इसमें देखिएगा, ये फर्स्ट जो डेफिनेशन है उसमें बैंक की डेफिनेशन पूछी गई है। नंबर फर्स्ट में क्या कहा हुआ है जी, बैंक किसको कहेंगे? कहता है एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इदारा विच परचेज एंड सेल्स इन मनी एंड ट्रांजैक्ट्स अदर फाइनेंशियल बिजनेस ऑफ लाइक नेचर इज़ नोन एज बैंक। ठीक है, कहता है वो इदारा या ऐसा इदारा जो कि बिज़नेस जो कि पैसे में जो है वो सेल और परचेज़ करता है, जो जिसका ताल्लुक डायरेक्टली मनी के साथ इन्वॉल्व है। विच परचेज़ एंड सेल मनी, जो कि मनी को परचेज़ करे या सेल करे। इन अदर वर्ड्स, जो कि मनी के मैटर्स में, मॉनेटरी मैटर्स में जो इन्वॉल्व होगा इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन मॉनेटरी मैटर्स में इन्वॉल्व होगा, प्योरली इन्वॉल्व होगा, उसको हम बैंक का नाम देंगे। बैंक के वाले से उसने कहा जी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंक, नहीं है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स है। ठीक है, तो अकाउंट्स का वर्ड आप लिख लेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, 3 तरह के अकाउंट होते हैं। इसमें फर्स्ट वन इज़ जो है वो आपका करंट अकाउंट है, सेविंग जो है वो सेकंड जो है वो सेविंग अकाउंट है, एंड द थर्ड वन इज़ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो करंट अकाउंट किसको कहते हैं? यहाँ पर करंट अकाउंट की जो डेफिनेशन है इसमें लिखा हुआ, इन करंट अकाउंट अ कस्टमर इज़ अलाउड टू डिपॉजिट और विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। कस्टमर ने एक अकाउंट ओपन करवाया और वो करंट नेचर का। ठीक है, तो करंट अकाउंट में कस्टमर जब मर्ज़ी पैसे जमा करवा दे, डिपॉजिट करवा दे और जब मर्ज़ी चाहे निकलवा ले। ठीक है, इस अकाउंट को जिसमें कस्टमर अपनी मर्ज़ी से पैसे डिपॉजिट करवाए और कैश निकलवा रहा हो, उसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। और कहता है कि जनरली बैंक अलाउज नो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। बैंक जो है वो करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट हराम नहीं देते। फिक्स्ड अकाउंट की डेफिनेशन में क्या है? इन फिक्स्ड अकाउंट द अमाउंट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक आफ्टर फिक्स डिटर्मिनेबल पीरियड ऑफ टाइम। द बैंक अलाउज इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड अकाउंट। ऐसा अकाउंट जिसमें जो पैसे कस्टमर की तरफ से डिपॉजिट करवा दिए जाएं, तो वो कस्टमर फिर एक मखसूस मुद्दत से पहले वो पैसे नहीं निकलवा सकता, क्योंकि अब उस अकाउंट की टर्म्स एंड कंडीशन में ये बात शामिल होती है। लाइक एक कस्टमर है, एक पर्सन है, उसने बैंक में फ़िक्स्ड अकाउंट ओपन करवाया, फ़िक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाया और उस अकाउंट में उसने 20 लाख रुपया जो है वो रखवा दिया। अब वो बैंक को कहता है जी ये जो है वो आप पैसे रखें और मैं ये जो पैसे हैं ये मैं फ़िक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जो है वो जमा करवाना चाह रहा हूँ, डिपॉजिट करवाना चाह रहा हूँ। तो होगा क्या, बैंक जो है वो कहेगा कि आप अगर इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाएंगे तो आप मखसूस मुद्दत से पहले पैसे नहीं निकलवा सकते। लाइक 6 मंथ्स है या 8 मंथ्स है या 2 ईयर्स है फॉर एग्जांपल। तो अगर बैंक जो है वो टाइम देता है कि जी आप 2 ईयर से पहले पैसे नहीं निकलवा सकते, तो इट मीन्स कि कस्टमर बाउंड है, वो 2 ईयर से पहले वो पैसे नहीं निकलवाएगा। उसके रिवॉर्ड में बैंक क्या करेगा? बैंक उसको एक फ़िक्स रेट के ऊपर इंटरेस्ट देगा, हराम देगा बैंक उसको, और उसे कहेगा कि जी आप 2 साल तक हम ये पैसे हमारे पास रहने दें और 2 साल तक आप एक मखसूस परसेंटेज से पैसे जो है वो हमसे लेते रहें इंटरेस्ट के नाम पे, हराम के नाम पे। ठीक है जी, तो ऐसे अकाउंट को आप फिक्स्ड अकाउंट का नाम देते हैं। नंबर थर्ड वन इज सेविंग अकाउंट या PLS अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? एन अकाउंट इन विच डिपॉजिट्स कैन बी मेड ओनली अप टू सर्टन लिमिट। वो अकाउंट्स जिसमें जो है वो डिपॉजिट्स की एक सर्टन लिमिट होती है। द कस्टमर इज़ नॉट अलाउड टू विदड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम सच अकाउंट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक इज़ कॉल्ड PLS सेविंग अकाउंट। और ऐसे जो है वो अकाउंट्स के अंदर कस्टमर को इजाज़त नहीं होती कि वो 2 मरतबा या 3 मरतबा से ज़्यादा पैसे बैंक से निकलवा सके। ऐसे अकाउंट को आप सेविंग अकाउंट कहते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट कहते हैं। इस अकाउंट पर भी जो है ना वो इंटरेस्ट दिया जाता है, आराम दिया जाता है बैंक की तरफ से। बैंक ओवरड्राफ्ट किसको कहते हैं? द अमाउंट विच अ बैंक अलाउड टू अ कस्टमर टू विदड्रॉ इन एक्सेस ऑफ हिज डिपॉजिट्स फॉर द सेक ऑफ डिपॉजिटर्स गुडविल इज़ नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। अब अगर लाइक एक पर्सन है मिस्टर ए और उसके बैंक में जो है वो 50,000 पड़े हुए हैं और इस पर्सन का 5 ईयर से बैंक में अकाउंट था। ठीक है, अब इसको ज़रूरत पड़ती है और ये बैंक को कहता है जी मुझे 50,000 की बजाय ना 70,000 चाहिए। अकाउंट में इसके 50,000 पड़े हुए हैं। अब 20,000 रुपया जो है ना ये पर्सन एक्स्ट्रा मांग रहा है, यानी ए एक्स्ट्रा मांग रहा है। बैंक जो है उसकी गुडविल की वजह से, पुराने कस्टमर क्लाइंट होने की वजह से बैंक इसको 20,000 रुपये अपनी तरफ से दे देगा, लेकिन ये पैसे बेसिकली उसने 50,000 की बजाय 70 निकलवाए ना, तो ये वो अमाउंट है जो ये
ओवर निकलवा रहा है, ठीक है। तो इस अमाउंट को बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरड्राफ्ट का नाम देंगे और ये बैंक के एंड पर लायबिलिटी है, यानी बैंक इस पैसों को अपनी बैंक इस पैसे को लायबिलिटी कंसिडर करेगा और ये पैसे फ्यूचर में जो है वो ए को रिटर्न करना पड़ेंगे, यानी बैंक ये पैसे समझ लें एज अ लोन दे रहा है ए को और ए ये पैसे वापस करेगा। तो जो जितने पैसे अकाउंट में मौजूद हों, अगर उससे ज़्यादा पैसे बैंक से निकलवाए जाएँ तो जितने पैसे एक्स्ट्रा निकलवाए जाएंगे अकाउंट से अबव अमाउंट, वो अमाउंट जो है वो आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगी। उसके बाद है जी कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या होता है? जिसमें हम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं, पढ़ चुके हैं हम पहले भी। वाउचर किसको कहते हैं? पिछले चैप्टर्स में। वाउचर किसको कहते हैं? एनी रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वाउचर जो है वो कोई किसी भी ट्रांजैक्शन का जो सबूत है उसको आप वाउचर का नाम दोगे। अब अगर आपने कहीं से कोई चीज़ खरीदी है और उसके ऊपर जो है वो आपने वो जहाँ से जितने रुपए की परचेज़ की है, नाम वगैरह सारा कुछ डाटा लिखा हुआ है, यानी अमाउंट भी लिखी हुई है, डेट भी लिखी हुई है, जो चीज़ परचेज़ की है, जितनी क्वांटिटी परचेज़, सारा कुछ लिखा हुआ है, तो बेसिकली वो रसीद जो है ना वो एक वाउचर कहलाएगी, ठीक है जी। उसके बाद है बैंक पासबुक। बैंक वाले क्या करते हैं, जो क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन है, यानी अगर एक कस्टमर है वो बैंक में पैसे डिपॉजिट भी करवाता है, महीने में कई दफ़ा निकलवाता भी है, तो बैंक ने उसका एक सेपरेट अकाउंट, उसकी रिकॉर्डिंग एक सेपरेट बुक के अंदर करनी है। उस बुक को जो है वो नाम देते हैं पासबुक, यानी पासबुक जो है वो कस्टमर के पैसों के लिए बैंक मेंटेन करता है और हर कस्टमर की सेपरेट पासबुक होती है। पेन स्लिप किसको कहा जाता है? वो स्लिप जो अमाउंट डिपॉजिट करवाने के लिए बैंक में यूज़ की जाती है कस्टमर की तरफ से, उसको पेन स्लिप कहते हैं। यानी जब आप बैंक में जाएंगे और पैसे जमा करवाने के लिए आप काउंटर पर जाएंगे तो ऐसे नहीं कह सकते या आप लाख रुपए जमा कर लें या 50,000 डिपॉजिट कर लें मेरा, बल्कि बैंक वाले आपको कहते हैं कि जी एक साइड पर एक स्लिप आपकी ये हमने रखी हुई है, इस स्लिप को फिल करें, इसमें अपना अकाउंट नंबर, डेट, अमाउंट वगैरह लिखें और उसके बाद ये कैश जो है इस स्लिप के साथ लेकर आएँ काउंटर पर, फिर हम जो है पैसे जमा करेंगे। तो उस स्लिप को जो है आप पेन स्लिप का नाम देते हो। चेक बुक किस लिए होती है? चेक बुक पैसे निकलवाने के लिए होती है। तो जब भी कैश निकलवाना हो, अमाउंट निकलवानी हो बैंक से, तो हम जो है वो चेक बुक को यूज़ करते हैं। एंडोर्समेंट ऑफ चेक का मतलब क्या है कि अगर आप चेक अपना किसी को आगे एंडोर्स कर दो तो वो प्रोसेस जो है वो एंडोर्समेंट ऑफ चेक कहलाएगा। द होल्डर ऑफ द चेक में ट्रांसफर द चेक इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर फॉर द क्लियरेंस ऑफ हिज डेट्स। अगर मैंने किसी के पैसे देने हैं और मैं उस पार्टी को जो है वो चेक दे देता हूँ और वो पार्टी वो चेक लेकर बैंक में चली जाती है, तो मेरा जो उस पार्टी को चेक देना है ना, वो एंडोर्समेंट ऑफ चेक कहलाएगा। डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब क्या है कि अगर समटाइम्स देयर मे बी अ मिस्टेक इन राइटिंग और अ चेक राइटिंग अ चेक or the amount of deposit in bank account may be less than the amount of check drawn. In such a case the bank will refuse to honor the check and the check is called dishonored. क्या होगा अगर चेक पे कोई गलती निकल आई है, ठीक है, चेक लिखते हुए साइन ठीक नहीं है, अमाउंट वगैरह का कोई इशू आ गया, तब जो है वो चेक बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा और ऐसे चेक को कहा जाएगा कि ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। या फिर जो है वो चेक लिखवाया गया 2 लाख रुपीज़ का और अकाउंट में पड़े हुए 30,000, तो ओवर अमाउंट जो है वो ओवर अमाउंट का चेक लिखा गया, तो ऐसी सूरत में भी चेक जो है वो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसको हम कहेंगे कि ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद कैश बुक की फर्दर 3 टाइप्स हैं, ये हमने इसके क्वेश्चंस भी किए हैं, सेपरेट वीडियोस आपकी कैश बुक की डिटेल से आपको मिलेंगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। 3 तरह की बुक है, एक सिंगल कॉलम, दूसरी डबल कॉलम और तीसरी ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक की डेफिनेशन में क्या है, जिसमें हम सिर्फ कैश की रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कैश का कॉलम बनाते हैं। और डबल कॉलम कैश बुक में क्या है, जिसमें हम कैश की भी रिकॉर्डिंग करते हैं और साथ बैंक में जो हमारा कैश पड़ा हुआ है उसकी भी रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसी बुक जिसमें हम कैश और बैंक दोनों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो डबल कॉलम कैश बुक कहलाएगी। और 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक किसको कहेंगे, जिसमें जो है वो कैश की भी रिकॉर्डिंग हो, हमारे बैंक में जो पड़े हुए पैसे हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग हो, और जो डिस्काउंट अलाउ किया गया किसी को हमारी तरफ से या डिस्काउंट हमें कहीं से रिसीव हो रहा है उसकी भी रिकॉर्डिंग हो। तो ऐसी बुक जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों की रिकॉर्डिंग हो रही हो, उस बुक को आप 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक का नाम देते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री किसको कहते हैं? कॉन्ट्रा का मतलब है सेम वो एंट्री जिसका इफेक्ट कैश बुक की डेबिट साइड पर भी हो और क्रेडिट साइड पर भी हो। कॉन्ट्रा एंट्री वाले सवाल मैंने आपको करवाए हुए हैं, आपको वीडियोस में मिलेंगे, ठीक है। कैश बुक का जो चैप्टर है डिटेल से डिस्कस किया है, वहाँ पर आपको कॉन्ट्रा के क्वेश्चन मिल रहे होंगे। कॉन्ट्रा एंट्री किसको कहते हैं? वो एंट्री जिसकी जब हम कैश बुक में पोस्टिंग करते हैं तो डेबिट साइड पर भी अमाउंट होती है और क्रेडिट साइड पर भी अमाउंट आती है।
बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किस लिए ड्रॉ होती है जी? डिस्क्रिपेंसी के लिए। कैश बुक हमारे एंड पर हमारे एंड पर होती है, यानी कस्टमर जो है वो बैंक के पैसों का हिसाब कैश बुक में रखता है और बैंक जो है वो कस्टमर के पैसों का हिसाब पासबुक में रखता है। तो कैश बुक और पासबुक जब टैली की जाती है तो उनमें नॉर्मली जो है वो आमतौर पर फ़र्क मिल रहा होता है। तो जो फ़र्क, जो डिस्क्रिपेंसी आती है, जो डिफरेंस आता है ना, उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि डिफरेंस क्यों है, कैश बुक में या पासबुक में ये एरर या वैल्यूज़ वगैरह का इशू क्यों आ रहा है। तो वो स्टेटमेंट जिसमें उन एरर्स को रेक्टिफाई दिखाया जा रहा हो, शो किया जा रहा हो, उस स्टेटमेंट को जो है ना वो आप नाम देते हो। जो स्टेटमेंट आपकी डिस्क्रिपेंसीज को, यानी कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस को शो कर रही हो, उस बुक को या उस स्टेटमेंट को या उस रिपोर्ट को आप नाम देंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। BRS का कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको करवाया हुआ है, वहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी अराइजेज बिटवीन द बैलेंस ऑफ द कैश बुक एंड दैट ऑफ पासबुक, द डिपॉजिटर प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिस्क्रिपेंसीज एंड टू रिकॉन्साइल द टू बैलेंसेज। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट या BRS। तो यही जो बातें लिखी हुई हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि कैश बुक और पासबुक का जो भी डिफरेंस आता है, जो भी डिस्क्रिपेंसी, जो फ़र्क आता है, वो इस स्टेटमेंट में शो होता है और डिपॉजिटर की तरफ से बनाई जाती है, यानी कि कस्टमर के एंड पर ये स्टेटमेंट बनाई जाती है। पैटी कैश बुक किसको कहते हैं? जिसमें स्मॉल पेमेंट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। छोटे मोटे एक्सपेंसेस एक हैं, बड़े एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, ठीक है, कोई हैवी लॉस हो गया। एक है छोटे एक्सपेंसेस, 15, 20, 50, 100 रुपये के मिसकिलीनियस एक्सपेंसेस जो हो रहे होते हैं, उनको जो है वो हम पैटी कैश बुक के अंदर लिखते हैं। तो कहता था बुक इन विच स्मॉल पेमेंट्स विच आर नॉट कन्वीनियंट टू रिकॉर्ड इन द मेन कैश बुक लाइक पोस्टेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, परचेज ऑफ स्टेशनरी आर कॉल्ड आर रिकॉर्डेड इन पैटी कैश बुक। और ऐसी बुक को आप जो है वो पैटी कैश बुक का नाम देते हैं। आगे इम्प्रेस सिस्टम किसको कहते हैं? जिसमें इन विच a fixed sum of money is given to cashier to cover the petty expenses for the month is called इम्प्रेस सिस्टम। आप अपने अकाउंटेंट को छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए सेपरेट जो कैश देते हैं वो बेसिकली बैक एंड पर आप इम्प्रेस सिस्टम को फॉलो करते हुए दे रहे होते हैं कि ये जो आपको कैश 10,000 रुपये मिल रहा है ना, ये इसलिए दिया जा रहा है कि जो माइनर एक्सपेंसेस होंगे, क्लाइंट आ गया उसको जो है वो आपने कुछ सर्व करना है, या आपने कोई जो है वो रिपेयरिंग वगैरह जो करवानी है, या कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट करनी है, तो ये उसके लिए आपको सेपरेट माइनर एक्सपेंसेस की पेमेंट्स के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और ये जो हम पेमेंट सेपरेटली उसको दे रहे होते हैं, इसके बैक एंड पर जो सिस्टम वर्क कर रहा होता है उसको हम इम्प्रेस सिस्टम का नाम देते हैं। उसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक्स की डेफिनेशन है, क्या है जी? ऑल दोज चेक्स विच आर इशूड बाय द कस्टमर फॉर पेमेंट बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक और आर कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक्स। यानी मैंने चेक अपने क्रेडिटर को दिया, मैंने पैसे देने थे किसी के, मैंने उसको चेक दिया, वो पार्टी चेक लेकर बैंक में गई नहीं है, मंथ एंड पर जो है वो जब बैंक स्टेटमेंट मैंने निकलवाई और मैंने चेक किया तो वो पैसे नहीं निकले हुए थे, तो ऐसी सूरत में मैं उस चेक को जो है वो अनप्रेजेंटेड चेक का नाम दूंगा। और अनक्रेडिटेड चेक्स किसको कहते हैं? ऑल दोज चेक्स विच आर डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय द कस्टमर, कस्टमर की तरफ से जो चेक जमा करवाए गए हों बट बैंक हैज़ नॉट क्रेडिट अमाउंट ऑफ दीज चेक टू द कस्टमर्स बैंक अकाउंट आर कॉल्ड अनक्रेडिट चेक्स। यानी कि वो चेक्स जो हम अपनी तरफ से बैंक में जाके जमा करवा दें, लेकिन बैंक जो है वो अमाउंट्स जो हम डिपॉजिट करवा देते हैं, लेकिन बैंक उन अमाउंट्स को जो है वो क्रेडिट नहीं करता, हमारी पासबुक में रिकॉर्ड नहीं करता, उनको हम अनक्रेडिटेड चेक्स का नाम देंगे। और ओमिटेड चेक्स का मतलब भूल जाना, ओमिट का मतलब है भूल जाना। चेक्स विच आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी सेंड टू द बैंक। कोई चेक जो है वो मुझे मेरे कस्टमर से मिला है और उस चेक की जो है ना वो मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर ली है कि इतने रुपये, 10,000 रुपये का चेक था, ये मैंने अपनी कैश बुक को 10,000 से इंक्रीज़ कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए? वो चेक लेकर मैं बैंक में जाऊँ और वो डिपॉजिट करवा दूँ अपने अकाउंट में ताकि मेरा अकाउंट 10,000 से इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने जो है वो चेक अपने एंड पर तो रिकॉर्ड कर लिया और लेकिन लेकर जाना बैंक में भूल गया। ठीक है, उस मंथ में जो है वो मुझे याद नहीं रहा कि ये चेक भी मेरी ड्रॉ में पड़ा रह गया, तो ऐसे चेक को आप ओमिटेड चेक का नाम दोगे। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आज की चैप्टर नंबर 8 की डेफिनेशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे चैप्टर नंबर 9 की डेफिनेशंस डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।